जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के एक नए चैप्टर पादपों की आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक बहुत ही छोटा है, मात्र एक ही पेज में समाप्त हो गया है, तो वीडियो छोटा ही होगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और आराम से देखिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार देखिए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। आपको याद नहीं होता है तो दूसरे जो स्टूडेंट है उसको याद हो रहा है, तो वो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बीट कर जाएंगे, आपको पीछे छोड़ जाएंगे। इसलिए आपको हर हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। वो 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हर हालत में किसी ना किसी तरह आपको उनसे आगे निकलना होगा, तभी आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेलवे का या अन्य किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक बात बता देते हैं कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में NTPC CBT 1 जो कि हाल ही में हुआ है उनके सभी जीके का प्रश्न हमने अपलोड कर दिया है और साथ ही PDF भी डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF को आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सब कुछ फ्री है। इसमें कोई कहीं भी रुपये की आवश्यकता नहीं है और यह चैनल स्टूडेंट के हेल्प के उद्देश्य से ही बनाया गया है। तो हम मुझे जहाँ तक संभव हो रहा है तो हम आपका हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस टॉपिक का, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो पादपों में जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो जाता है। यानी अंकुरित होने के लिए बीज को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वो अप्रकाशिक यानी बिना प्रकाश के ही अंकुरित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा लाल प्रकाश में। यहाँ श्वेत दिया था जो कि गलत है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या है? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित यानी परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है। इसे एक अलग ही मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं? तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को घटाना, तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण। पुष्पित पौधों के बीज भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है?
तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला प्रश्न है, यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? तो इसका आंसर होगा परासरण प्रघात के कारण। परासरण प्रघात के कारण केंचुए और जोंक पर नमक छिड़कने पर वह मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा मटर। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है, किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। और अगला प्रश्न होगा कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होती है। कॉफ़ी पौधे के किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम कीट कहाँ पाए जाते हैं, मतलब पाले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शहतूत के पेड़ पर। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। अगला प्रश्न है, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। अंडाशय विहीन पुष्पोभिद कहलाता है जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा स्तंभ मूल। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को कहा जाता है स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर होगा चूसकांग। चूसकांग द्वारा परजीवी पौधे अपने पोषद यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर होगा चूसकांग द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा द्विबीजपत्री पौधे में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? तो कांटों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो तंतु में जड़ें पाई जाती हैं गेहूं, धान और जौ में। गेहूं, धान और जौ में तंतु में जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में।
रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एकेसिया। कौन सा मरुद्भिद पौधा मतलब जीरोफाइट्स उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का बाह्य सहायक अंग कहा जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। पादप और प्रयोग योग भाग, तो देखते हैं। एक तरफ है पादप और उसके कौन से भाग का प्रयोग करते हैं यानी उपयोग में लाया जाता है। पहला है लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज का सल्कंद का प्रयोग किया जाता है। हल्दी अदरक का हम लोग प्रकंद खाते हैं। अरबी जिमी कंद का घन कंद और आलू का कंद या स्तंभ कंद। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लहसुन प्याज का सल्कंद, हल्दी अदरक का प्रकंद, अरबी जिमी कंद का घन कंद और आलू का कंद। अगला प्रश्न है हार्मोन्स बिकर यानी हार्मोन्स एंजाइम्स से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न इसलिए है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का परिवर्धित रूप है। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो केवल दृश्य प्रकाश में होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कौन सा भाग और कौन सी तरीका अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो भी मेंशन ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपको मदद करता रहूं। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।